हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर गौरव भैया। तो यार आज की वीडियो में ना मैं आपको क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा। देखो यार, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, ये आपकी जो नई लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी बुक है ना उसका क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब देखो इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट है, ठीक है। तो देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे ये जो क्वेश्चन है ना आपका चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। तो पहले पार्ट में जो हमें नंबर दे रखा है वो है हमारा 140। तो 140 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। अब प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं देखो मैं बताता हूं। तो हमें नंबर दे रखा है 140, ठीक है। तो हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम सिंपल 140 को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे प्राइम है। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल में आए, ना तो दो से कम में आए ना ही दो से ज़्यादा टेबल में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 2 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये सिर्फ आपके दो ही टेबल में आएगा। तो एक तो ये 2 के टेबल में आता है और दूसरा ये 1 के टेबल में आता है। तो 1 और 2 के अलावा ये जो 2 नंबर है ये किसी और टेबल में आता ही नहीं है। जैसे 3 है, 3 आपका 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये जो 3 है आपका ये भी देखो दो ही टेबल में आ रहा है, तो ये भी प्राइम है। 13 आपका 13 में आ रहा है और सिर्फ 1 में आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो या तो 1 के टेबल में आए या फिर खुद के ही टेबल में आए, इसके अलावा किसी और टेबल में ना आए, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखो जैसे आपका 9 है, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 9 है वो आपके 3 टेबल में आता है। अब कौन कौन से हैं वो 3 टेबल्स, एक तो ये देखो 1 के टेबल में आता है, दूसरा ये 3 के टेबल में आता है, तीसरा ये खुद 9 के टेबल में आता है। तो जो 9 है वो 3 टेबल्स में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल में आए, लेकिन जो 9 है वो 3 टेबल में आ रहा है, तो 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें इस 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं, यानी कि 140 को सिर्फ हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर के अलावा किसी और नंबर से हम डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, अब हम 140 को डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग हम छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है आपका 2। तो हम 140 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 140 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने के बाद जो आता है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 140 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ऑब्वियसली बात है 70 आएगा। फिर 70 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो 70 तो देखो 2 से डिवाइड होता है, तो ये 35 पे डिवाइड हो गया। अब देखो 35 आपका 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 35 के लास्ट में देखो 5 है, और आपको पता ना कोई भी नंबर 2 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट में इवन नंबर हो, लेकिन इसके देखो पीछे तो 5 है और ये जो 5 है ये आपका इवन नंबर नहीं है, इसलिए 35 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब अब हम अगले प्राइम नंबर पे चलेंगे। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है, 2 के बाद आता है आपका 3, राइट। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 35 देखो 3 से भी डिवाइड नहीं होता। फिर 3 के बाद अगला कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है आपका 5। तो 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने पर 7 आ गया। अब देखो 7 आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यानी कि 5 से अगले प्राइम नंबर पे चलेंगे और 5 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है खुद 7। तो 7 से डिवाइड करने पर 1 आ गया, तो लास्ट में आपका 1 आ जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या कर दिया, 140 को डिवाइड करते चले गए, किन से डिवाइड करते चले गए, प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले गए। अब देखो जो ये लेफ्ट में ये आपके जो प्राइम नंबर है ना वही आपके 140 के प्राइम फैक्टर है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे मैं बताता हूं। तो हम लिखेंगे 140 इज इक्वल टू, अब देखो लेफ्ट में जो प्राइम नंबर्स हैं जिनसे हमने 140 को डिवाइड किया है वो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो सबसे पहले 2 था, फिर 2 था, फिर 5 था और फिर 7 था। और देखो जो ये लास्ट में 1 है ना ये हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता 1 प्राइम नंबर, क्योंकि 1 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल में आता है और वो खुद 1 है। और मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर होने के लिए 2 टेबल चाहिए होते हैं, तो 1 तो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 2 नंबरों से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसके पीछे यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। क्लियर, आई चीज समझ। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 140 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे 2 इंटू 2 है,
तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 कर देते हैं इंटू 5 इंटू 7। तो हमने क्या किया, 140 के प्राइम फैक्टर कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन, आया समझ आपको अच्छे से? तो मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस एक वीडियो से आपका काम चल जाएगा। और यार अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पूरे सिलेबस चुटकियों में समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस डालने वाला हूँ। क्लियर? तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं और अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आपका इसी तरीके से होगा। तो सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या दे रखा है, 156 दे रखा है। तो इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो अब देखो आपको कंसेप्ट तो समझ आ गया ना। अब मैं थोड़ा फास्ट तरीके से करूंगा। ठीक है, अगर मैं सेम चीजें हर बार समझाने लग गया तो हमारा टाइम वेस्ट होगा बिना बात का। तो अब मैं थोड़ा फास्ट तरीके से करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें पता है, हम करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी कि इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे, राइट? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। तो मैं 156 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 78। दोबारा डिवाइड करते हैं। अब ये 78 फिर से डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 39। अब देखो 39 जो है वो आपका 2 से डिवाइड नहीं होता। तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 3। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 13 आ गया। अब 13 जो है वो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, राइट? तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 7 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 11 से हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अगला प्राइम नंबर खुद 13 है। तो यस, 13 जो है वो 13 से तो डिवाइड होगा ही। तो अब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे। तो 13 से डिवाइड होने पर 1 आ जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और यहाँ पे देखो 2 2 बार है तो 2 की पावर स्क्वेयर कर देंगे और इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, यहाँ पे 156 लिख दो, बस ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं गाइज हम इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पे, जो कि पार्ट नंबर 3 है। तो थर्ड पार्ट में हमें कौन सा नंबर दे रखा है, 3825। क्लियर? तो 3825 को हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। तो 3825 देखो ये आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम अगले प्राइम नंबर से शुरुआत करेंगे जो कि है 3। तो 3 से डिवाइड करने पर इसका कितना आ जाएगा, यह आएगा आपका 1275। फिर से हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। जब तक ये 3 से डिवाइड होता जाएगा तब तक हम इसको 3 से डिवाइड करते जाएंगे। क्लियर? 3 से डिवाइड करने पर आ गया 425। अब देखो ये 3 से डिवाइड होना बंद हो गया, तो अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने पर आ गया ये 85। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। और 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 आपका 17 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये आ गया 1। क्लियर? तो हमने 3825 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो इसको बस हमें रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। क्लियर? तो ये हम लिख देंगे ऐसे, और इसको हम थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगी एंड 17 हो जाएगा। और इधर 3825 लिखना भी जरूरी है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। और देखो यार, तुम्हें कहीं भी दिक्कत आए ना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट है ना कमेंट सेक्शन में सोल्व कर दूंगा। आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना। अरे यार तुम मेरे आगे हेजिटेट करोगे तो कैसे चलेगा। मैं तो यार इतना फ्रैंक हूँ बच्चों के साथ कि मतलब हर तरह की बातें कर लेता हूँ। तो तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत आए किसी भी तरीके की हो, चाहे वो सिलेबस के रिगार्डिंग हो या फिर आउट ऑफ सिलेबस हो, तो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत हो मैं आपकी प्रॉब्लम को चुटकियों में सोल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट को करेंगे अब हम। तो फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 5005। अब देखो यार, इस वाले पार्ट में ना बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैं बताता हूँ इस वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे। अब देखो जो 5005 है ना, ना आपका 2 से डिवाइड होता है ना आपका 3 से डिवाइड होता है। ये आपका किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करने पर ये कितना आएगा, 1001। क्लियर? अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है इस क्वेश्चन में क्या आती है, बच्चों का ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ये चेक करने में कि 1001 जो है वो किससे डिवाइड होता है। तो 1001 जो है वो आपका 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, और 7 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 143। अब 143 जो है वो किससे डिवाइड होगा, ये आपका 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा आपका 13। और जो 13 है वो आपका 13 से ही डिवाइड होता है। तो ये आ गया आपका
1। क्लियर? तो ये हमने 5005 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो बस सिंपल उस फॉर्म में लिख देंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी नंबर दो बार नहीं है तो यहाँ पे कोई पावर वाला चक्कर होगा ही नहीं, ये सिंपल हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5th। अब 5th पार्ट में जो हमारा नंबर है वो है 7429। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। इस वाले पार्ट में भी ना बच्चों को दिक्कत आती है, समझ ही नहीं आता कि जो 7429 है वो किससे डिवाइड होता है। तो ये 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से नहीं डिवाइड होगा, ये डायरेक्ट आपका 17 से डिवाइड होगा। तो इसको हम 17 से डिवाइड करते हैं। 17 से डिवाइड करने पर ये आएगा आपका 437। अब 437 आपका 17 से डिवाइड नहीं होता, तो 17 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, वो है आपका 19। ठीक है, तो इसको हम 19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा आपका 23। 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा, तो ये आ गया आपका 1। क्लियर एवरीवन? तो इसके भी हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए और इसको भी हम सिंपल उस फॉर्म में लिख देंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, और 1 हमें नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया था, राइट? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से मैंने पूरे क्वेश्चन के जो पांचों के पांचों पार्ट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। होप करता हूँ यार आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। देखो यार बहुत मेहनत लगती है, रात के 3 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी नींद छोड़ के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम इस चीज़ की तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना कि तुम वीडियो को लाइक कर देना। देखो मैं तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, ना मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें कंप्लीटली फ्री में पढ़ा रहा हूँ। जस्ट मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार वो जो लाइक वाला बटन है ना वो दबा दो। ठीक है, तुम्हारा देखो कुछ जाएगा नहीं और ये वीडियो और भी बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएगी। तो अगर आप एक लाइक बटन दबा रहे हो ना, तो एक तरीके से आप बाकी बच्चों की भी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि लाइक दबाने से ये जो वीडियो है उन बच्चों तक पहुंचेगी जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत है। तो यार लाइक बटन दबा दो ताकि मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो यार बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि तुम्हें इसी टाइप की जो वीडियोस है वो मिलती रहें। और हो सके तो यार प्लीज 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 इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, ताकि उनकी भी इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको ना क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाला हूं। और इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट हैं, तीनों के तीनों पार्ट मैं इसी वीडियो के अंदर करवा दूंगा। तो देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको ना एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, जिससे ये जो क्वेश्चन है ना आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। देखो सिंपल सी बात है, हमें स्टार्टिंग में ही ये बोल दिया गया है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और किनका निकालना है? पेयर ऑफ इंटीजर। अब देखो पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है 2। जैसे हमारे जूतों का पेयर होता है तो जूते भी 2 होते हैं, जैसे चप्पलों का पेयर होता है तो चप्पलें भी 2 होती है। तो पेयर का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे देखो एक पार्ट के अंदर आपको 2 नंबर दे रखे हैं, तो 2 नंबरों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पेयर। क्लियर? तो एक पार्ट में आपको एक पेयर दे रखा है और एक पेयर के अंदर 2 नंबर होते हैं। क्लियर? तो हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों नंबरों के हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। क्लियर? एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद हमें क्या करना है? बाद में हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। देखो अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये लाइन क्या है, चिंता मत करो। अब मैं आपको ना आगे एक ट्रिक बताने वाला हूं, मैंने बोला था ना ट्रिक बताऊंगा, तो वो मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, हम चीजें ना स्टेप वाइज करेंगे, हम एकदम से ना मुश्किल वाले स्टेप पे नहीं जाएंगे, हम पहले इजी स्टेप से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके हम पूरे क्वेश्चन को इजीली सोल्व भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं पहला पार्ट ही सोल्व करूंगा। तो पहले पार्ट में देखो आपको 2 नंबर दे रखे हैं। पहला नंबर है आपका 26 और दूसरा नंबर है आपका 91। क्लियर? हम इन दोनों नंबर के क्या निकालेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। वैसे तो देखो यार एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है ना और जो आपके सिलेबस के अंदर है उस तरीके से मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं 26 का एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूं। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर निकालूंगा, और प्राइम फैक्टर निकालना तो देखो मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम 26 को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2। तो ये 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। ये 13 पे डिवाइड हो गया। अब देखो 13 आपका 2 से डिवाइड नहीं होता,
ठीक है। तो 2 से अगला प्राइम नंबर क्या है, 3 है, 3 से भी 13 डिवाइड नहीं होता। फिर 3 से अगला प्राइम नंबर 5 है, 5 से भी डिवाइड नहीं होता, 7 से भी डिवाइड नहीं होता, 11 से भी डिवाइड नहीं होता। 13 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, इसीलिए 13 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैं 13 लिख देता हूँ। क्लियर। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 एंड 13। क्लियर। अब हम 91 के भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 91 को भी हम डिवाइड करेंगे। 91 किस पे डिवाइड हो रहा है, तो 91 देखो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, लेकिन 7 से डिवाइड हो रहा है। यस, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 13। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड होगा। तो 91 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए, 7 एंड 13। क्लियर। तो देखो मेरे को दो नंबर दे रखे थे 26 एंड 91, मैंने दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखो प्राइम फैक्टर निकालना पहला स्टेप होता है किसी भी नंबर के एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए, ये आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है। अब हम इन प्राइम फैक्टर को यूज करके हम क्या निकालेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर को ना एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे लिख दूंगा ऐसे, 7 × 13, और यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है। तो दोनों नंबर के जो प्राइम फैक्टर है वो मैंने ऊपर नीचे ऐसे लिख दिए। क्लियर। अब हम पहले निकालेंगे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताता हूँ। तो आपने ये जो प्राइम फैक्टर निकाले हैं ना, इनमें से देखो कि कॉमन क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के अंदर 13 लिखा हुआ है, राइट, दोनों के अंदर है 13। तो जो चीज़ कॉमन है ना वो हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। तो देखो दोनों के अंदर आपका 13 कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन होती है वो सिर्फ एक बार लिखेंगे। एंड बाकी जो नंबर बच गए, जैसे आपका 2 बच गया और 7 बच गया, तो वो भी हम लिख देंगे। ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 182 आ गया। तो एलसीएम हम इस तरीके से निकालते हैं। तो 26 और 91 का जो एलसीएम है वो आपका 182 आया है। क्लियर। अब मैं एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ। एचसीएफ निकालना और भी आसान है। जो चीज़ इन दोनों के अंदर कॉमन है ना, सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे। तो दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 13 कॉमन था, इसीलिए हमारा एचसीएफ 13 हो जाएगा। क्लियर, आया समझ। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। आई चीज़ समझ। एचसीएफ सिर्फ वही नंबर होता है जो कॉमन है, और एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, और जो बाकी नंबर बच गए वो भी एक एक बार लिखे जाएंगे। इस बात में ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को याद करने का तरीका क्या है, एचसीएफ जो है वो हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। ठीक है, आई चीज़ समझ। क्लियर। तो हमने इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि हमें एक रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन कौन सा वेरीफाई करना है, दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है। चलो फिर वेरीफाई करते हैं। तो जो चीज़ हमें बोली गई है हम पहले लिख लेंगे। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, दैट एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर वो किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर। अब देखो हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम हमने निकाला ना अभी 182 है, तो एलसीएम की जगह मैं 182 लिख देता हूँ। ठीक है। एचसीएफ मेरा क्या है 13 है, तो एचसीएफ की जगह मैं 13 लिख देता हूँ। अब काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता कि यार ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है इसका मतलब क्या है। जो नंबर हमें दे रखे थे ना, एक्चुअली में इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो हम लिख लेंगे दो नंबर कौन कौन से हमारे, 26 एंड 91। ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है LHS, और ये हमारी राइट हैंड साइड है RHS। तो ऑब्वियस सी बात है, वेरीफाई करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो 182 इंटू 13 किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 2366 के, और 26 इंटू 91 करेंगे तो भी इतना ही आएगा, 2366। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आ गए, इसका मतलब क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन, आया समझ। देखो यार मैंने पहले पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया है, क्योंकि अगर आपको पहला पार्ट समझ आ गया ना तो बाकी पार्ट तो आप चुटकियों में कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैथ के अंदर पता क्या होता है, कंसेप्ट समझना, आपको रटना नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना कि भाई क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो आपके आगे कोई भी पार्ट आ जाए, चाहे 1000 पार्ट आ जाए, आप कर लोगे। तो मैंने पहले पार्ट के अंदर आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। तो मेन कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्या था कि आपको उन दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं,
एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा ना वो किसके इक्वल होता है, जो नंबर आपने स्टार्टिंग में लिए थे ना, अगर आप उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते और उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा इक्वल आता है। ये मेन कंसेप्ट था। तो बच्चे ज्यादातर कहाँ अटकते हैं, बच्चे अटकते हैं उनको ना एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता। वो ना प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ तक कर लेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो याद रखना है एचसीएफ हमेशा कॉमन वाली चीज़ होती है, ठीक है, और एलसीएम हमेशा जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा और जो नंबर बच गए वो भी एक एक बार लिखे जाएंगे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरीके से समझना है तो एक दिमाग में पॉइंट रखना कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। अगर आपका एचसीएफ एलसीएम से बड़ा आ जाए ना तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। हमेशा जो एलसीएम है, एलसीएम विल बी ग्रेटर देन एचसीएफ। क्लियर एवरीवन? तो मैं होप करता हूं आपको ये जो पहला पार्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना वो मैं आपको करके दिखाता हूं कि सेकंड पार्ट कैसे करना है। वैसे देखो हर पार्ट के अंदर है ना सेम कंसेप्ट ही यूज होगा, ठीक है। तो चलो हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, 510 एंड 92। क्लियर? तो दोनों के मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूं। तो 510 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले इसको हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2। तो 2 से डिवाइड करने पर ये 255 आ गया। अब देखो मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने टाइम ज़्यादा लगाया क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। अब आपको समझ आ गया तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, ठीक है। तो ये 17 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो 510 के मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिए, क्या क्या, 2 × 3 × 5 × 17। अब सिमिलरली 92 के भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 92 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 46 आ गया, 46 भी 2 से डिवाइड होगा तो ये आपका 23 आ गया। अब देखो 23 जो है वो खुद प्राइम नंबर है तो ये 23 किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। ना 5 से होगा, ना 7 से, ना 3 से, मतलब किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिवाइड हो सकता है बस। तो 23 से ही डिवाइड होगा तो ये 1 आ गया। तो 92 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से बन गए हमारे, ये बन गए 2 × 2 × 23। क्लियर? तो मैंने दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम निकालता हूँ। तो एलसीएम मैंने क्या बताया था, एलसीएम हमेशा बड़ा आता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ कॉमन है वो एक बार लिखेंगे। तो कॉमन देखो आपका 2 है, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन है वो एक बार लिखी जाएगी, ठीक है। और जो बच गए वो भी हमें लिखने हैं क्योंकि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है ना, तो जो बचे हुए नंबर है वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 × 5 × 17 × 2 × 23। इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा गाइज आपका ये तो काफ़ी बड़ा चला जाएगा यार, ये आ जाएगा आपका 23460, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी इस वाले में। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ का क्या तरीका बताया था मैंने, एचसीएफ निकालना तो बहुत आसान है ना, जो चीज़ कॉमन है वही एचसीएफ होती है। तो कॉमन इसमें बस 2 है तो 2 ही लिखेंगे। क्लियर? तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा गाइज, एचसीएफ विल बी 2। तो देखो यहाँ पे भी एलसीएम जो है वो एचसीएफ से बड़ा है। क्लियर? तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। और एक बात याद रखना, ये जो रिलेशन है ना हमेशा वेरीफाई होगा। अगर आपका रिलेशन वेरीफाई नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने या तो एलसीएम या एचसीएफ निकालने में गलती कर दी है, या फिर हो सकता है कि आपने प्रोबेबली कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, ठीक है। चलो अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो मैं रिलेशन लिख लेता हूँ, एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम कितना है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम मेरा है 23,460। एचसीएफ कितना है, 2 है। और जो 2 नंबर मेरे को स्टार्टिंग में दे रखे थे वो कौन कौन से थे, 510 एंड 92। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। और मैंने आपको देखो बताया था वेरीफाई तो हमेशा होगा ही होगा, वो तो गारंटीड है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये आपका 46,920। क्लियर? और सिमिलरली राइट साइड में भी 46,920 ही आएगा। तो देखो गाइज आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, बड़े एटीट्यूड के साथ हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। और यार हमेशा ना हैंस वेरीफाइड या फिर हैंस प्रूव्ड जैसी चीज़ें लिखने में ना बहुत ही मज़ा आता है, राइट। क्योंकि एक ऐसी फीलिंग आती है कि यस मैंने क्वेश्चन कर लिया, है ना। तो इस तरीके से ये वाला जो सेकंड पार्ट है हमारा ये भी हो जाएगा।
क्लियर। चलो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के जो लास्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 3। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या नंबर दे रखे हैं? थर्ड पार्ट में दे रखे हैं 336 एंड 54। तो वही सेम तरीका अपनाएंगे, हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे दोनों नंबर के। तो 336 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, 168 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 84 आएगा। फिर से 2 से, फिर 42, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 21। फिर अब ये 3 से डिवाइड होगा 7, और 7 तो प्राइम नंबर है तो 7 7 से ही जाएगा। तो इस तरीके से 336 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अरे यार यहाँ पे तो 4 बार 2 आ गया, इंटू 3 इंटू 7। क्लियर। सिमिलरली हम 54 के भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 54 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 27 पे, 27 3 से जाएगा 9 पे, 9 3 पे जाएगा 3 पे, फिर 3 3 1। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने 54 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लिए। और 54 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आए हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया ये आपने बीच में गैप क्यों छोड़ दिया? तो देखो यार, कोशिश हमेशा ये करनी है कि हमेशा ना सेम चीज़ के नीचे सेम चीज़ लिखी जाए। अब देखो यहाँ पे 54 के कोई भी 2 फैक्टर था ही नहीं। अगर मैं ये 3 यहाँ पे लिख देता ना, और इसमें देखो ये ऐसे फिर ऐसे कॉमन करके दिखाना पड़ता, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अब अगर हमें 3 को कॉमन दिखाना पड़ेगा तो सिंपल ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश ये करना कि सेम चीज़ के नीचे सेम चीज़ लिखी जाए। अब देखो ऊपर वाले में और 3 तो थे नहीं एक्स्ट्रा, तो मैंने 3 को आगे लिख दिया। अगर आप सेम चीज़ के नीचे सेम चीज़ लिखोगे ना, तो आपकी चाहे नोटबुक चेक कर रहा हो कोई टीचर, या फिर कोई आपका आंसर शीट चेक कर रहा हो, उसको ना थोड़ा सुंदर लगेगा। बस ये है, ठीक है। अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलसीएम हमारा कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम में आपको देखो मैंने बताया था, जो चीज़ कॉमन है वो एक बार लिखी जाएगी, और जो कॉमन नहीं है वो भी एक बार लिखेंगे, सिंपल। तो देखो कॉमन क्या क्या है? कॉमन आपका 2 है एंड यहाँ पे 3 है, ये कॉमन है, राइट। तो जो चीज़ कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, तो 2 इंटू 3। और जो बच गया वो भी एक एक के बार लिखेंगे, तो आपके 3 तो 2 बच गए, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 2 है ना, तो ये बचे हुए हैं, तो ये 3 2 मैंने लिख लिए। अब ये 7 और बचे हुए 3 भी मैं लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं एलसीएम निकालूंगा। जस्ट मेरे को क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर गाइज कितना आएगा एलसीएम? ये आएगा आपका 3024। क्लियर। तो मेरा एलसीएम आ गया। अब मैं निकालूंगा एचसीएफ। तो मैंने आपको देखो बताया था एचसीएफ निकालना ना ज़्यादा ईजी है, एलसीएम निकालना मुश्किल है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? जो चीज़ कॉमन है बस हम वही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 ये 2 कॉमन है, तो सिर्फ हम 2 और 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आएगा आपका 6। क्लियर एवरीवन? आया समझ आपको? तो मैंने इस तरीके से एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया, रिलेशन भी तो वेरीफाई करना है ना। कौन से वाला रिलेशन? ये वाला रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अब वेरीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे जगह तो नहीं बची है, तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाला ये चीज़ें इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब नीचे मैं क्या करूँगा? रिलेशन वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो हमारा रिलेशन क्या था? रिलेशन था हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। मैं एक काम करता हूँ, बीच में ना एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिलेशन जो वेरीफाई कर रहे हैं वो हम नीचे वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम मेरा कितना आया था? एलसीएम मेरा आया था 3024, और एचसीएफ कितना आया था? 6। और 2 नंबर मेरे क्या क्या थे क्वेश्चन के अंदर? 336 एंड 54 थे। तो 336 इंटू 54। तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, ये भी काफ़ी तगड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, 18,144 आएगा, ठीक है। और सिमिलरली राइट साइड में भी 18,144 आएगा। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, और लास्ट में हम एटीट्यूड के साथ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके तीनों के तीनों पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिए। होप करता हूँ यार आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो यार, मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि यार मैं एक ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जिसको लिटरली कुछ नहीं आता, और अगर ये क्वेश्चन उस बच्चे को भी समझ आ गया ना जिसको कुछ नहीं आता, तो मेरे हिसाब से फिर तो यार हर बच्चे को समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से यार हमारा जो मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन है इजीली हो जाएगा। होप करता हूँ यार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको यार ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया,
तो देखो मैं बस आपसे ना छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। देखो यार, ना मैं आपसे कोई पैसा मांग रहा हूँ, कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं आपसे एक फ्री की चीज़ मांग रहा हूँ, वो है जस्ट वीडियो को लाइक कर दो। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे ना तो यूट्यूब इस वीडियो को और भी ज़्यादा प्रमोट करेगा और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचेगी जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो ना तो एक तरीके से आप उस बच्चे की हेल्प कर रहे हो जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है। तो यार एक दूसरे की हेल्प करना सीखो, वीडियो को लाइक करो। और इसी टाइप की वीडियोज़ यार मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। और जाते जाते यार वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ताकि उनको भी मेरे बारे में थोड़ा सा पता चल सके एंड वो भी मेरे से पढ़ के अच्छे नंबर स्कोर कर सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार आज की वीडियो के अंदर मैं क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना, जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो करवाने वाला हूँ। वैसे तो देखो यार ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, बस आप ये वीडियो देख लो, इस वीडियो के बाद आपको इस क्वेश्चन की कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इतना इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो देखो यार इस क्वेश्चन के अंदर टोटल आपके 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यार इस क्वेश्चन के अंदर है ना हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वैसे तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही प्रायोरिटी देना क्योंकि आपके सिलेबस में बस यही एक मेथड है। तो अगर आप किसी और मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आ जाओगे ना पेपर में तो वो गलत मान लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आपके सिलेबस में बस एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक ही मेथड है जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी मेथड को आप अच्छे से कर लो, ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा ना तो इसी मेथड से आपको निकालने के लिए पेपर में बोला जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 पार्ट हैं। तो ऑब्वियसली बात है मैं पहले पार्ट से स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। तो पहले पार्ट में देखो आपको 3 नंबर दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? 12 है, 15 है एंड 21 है। तो पहले पार्ट में आपके टोटल ये 3 नंबर दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो अब मैं इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूं। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हमें ना जिसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है सबसे पहले हमें उसके प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। तो हमें 12, 15 और 21 इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसका मतलब हमें 12, 15 और 21 ये जो नंबर दे रखे हैं इनके पहले प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं देखो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर इस तरीके से निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है और हमेशा शुरुआत में सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है ना उससे डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। तो 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 पे जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 3 पे आएगा। अब देखो 3 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 3 खुद एक प्राइम नंबर है तो 3 3 से ही डिवाइड होगा। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए? तो 12 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं 2 × 2 × 3। क्लियर? ठीक है। सिमिलरली मैं 15 के भी प्राइम फैक्टर निकालूंगा। तो 15 के भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 15 देखो आपका 2 से डिवाइड तो नहीं होता लेकिन 15 आपका 3 से डिवाइड होता है। तो ये 5 पे गया, फिर ये 5 पे गया। तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हैं आपके? तो 15 के प्राइम फैक्टर है 3 एंड 5। अब देखो मैंने ये वाली जो जगह है ना वो खाली छोड़ दी। तो आप भी ना हमेशा इस तरीके से अगर जरूरत पड़े ना तो जगह खाली छोड़ दो, ठीक है। इससे क्या होगा आपका जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। हमेशा कोशिश ये करना कि सेम चीज़ के नीचे सेम चीज़ लिखे। अब देखो 15 के अंदर कहीं भी 2 तो था ही नहीं, इसलिए मैंने ये वाली जगह खाली छोड़ दी। तो सीधा मैंने स्टार्टिंग देखो 3 से करी है क्योंकि 3 दोनों के अंदर कॉमन था। तो हमेशा कोशिश ये करना कि कॉमन के नीचे ही कॉमन लिखा जाए, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम 21 के भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 21 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 3 से जाएगा 7 और 7 से जाएगा 1। क्लियर? तो 21 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए हैं? ये आ गए हमारे 3 एंड 7। क्लियर एवरीवन? अब देखो हमने प्राइम फैक्टर तो निकाल लिए, अब हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखो मैं बताता हूँ। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो एलसीएम होता है ना वो हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं होता और कंफ्यूज हो जाते हैं। एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। एचसीएफ जो है हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालने का तरीका बताता हूँ। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। तीनों नंबर के जो प्राइम फैक्टर है ना उसमें जो चीज़ कॉमन है ना वो आपकी एचसीएफ है, ठीक है। तो तीनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? तो ऑब्वियस ही बात है तीनों के अंदर 3 कॉमन है। तो एचसीएफ जो है आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो एचसीएफ मेरा 3 आया है
तो एलसीएम मैंने बोला था ना, एलसीएम जो है वो हमेशा बड़ा आता है। तो अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि एलसीएम कैसे निकालना है। मैं बताता हूँ, देखो ट्रिक बताता हूँ। जो चीज़ आपकी कॉमन है ना, वो सिर्फ आप एक ही बार लिखोगे, ठीक है। कॉमन क्या है? कॉमन 3 है, तो 3 आपका एक ही बार लिखा जाएगा, तो मैं 3 को एक ही बार लिखूंगा। और जो जो चीज़ बच गई ना, वो भी आपको एक ही बार लिखनी है। तो क्या क्या बच गया? देखो ये 2 बार 2 बच गया, ये 5 बच गया और 7 बच गया। ये भी आप एक एक बार ही लिखोगे, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 420 आ गया। तो देखो एलसीएम जो है वो एचसीएफ से बड़ा है ना, मैंने बताया था ना। तो इस तरीके से हमेशा याद रखना, एलसीएम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, जो चीज़ कॉमन है वही आपकी एचसीएफ होती है। और एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो चीज़ कॉमन है वो एक बार लिखनी है और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी एक एक बार ही लिखने हैं। क्लियर एवरीवन? आया समझ आपको? तो इस तरीके से मैंने पहले पार्ट के आपके एलसीएम और एचसीएफ आपको निकाल के दिखा दिए। होप करता हूं यार आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसान लगा होगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया यहाँ पे। अब मैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलता हूं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या नंबर दे रखे हैं। सेकंड पार्ट में हमें 17 दे रखा है, 23 दे रखा है एंड 29 दे रखा है, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने बताया था ना आपको, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 17 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 17 आपका देखो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही डिवाइड होगा। तो 17 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे? 17 खुद होगा, राइट। सिमिलरली 23 जो है वो भी देखो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 भी 23 से डिवाइड होगा। तो 23 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे? 23 होगा। प्राइम नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है ना वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब देखो 29 है, वो भी देखो एक प्राइम नंबर है, तो 29 भी 29 से डिवाइड होगा। तो 29 के भी प्राइम फैक्टर एक ही होगा और वो खुद 29 होगा। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने तीनों नंबर के जो प्राइम फैक्टर है वो निकाल लिए, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो एचसीएफ निकालना ना ज़्यादा आसान होता है, एलसीएम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो पहले मैं एचसीएफ निकालता हूँ, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या है कि तीनों नंबर के जो प्राइम फैक्टर है उसके अंदर जो चीज़ कॉमन है वो आपकी एचसीएफ होती है। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि भैया ऊपर वाले में सिर्फ 17 है, बीच वाले में सिर्फ 23 है, नीचे वाले में 29 है, तीनों के अंदर तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब कुछ भी कॉमन ना आए ना, तब हमेशा जो एचसीएफ होता है वो आपका 1 होता है, सिंपल, ठीक है। जब आपको लगे कि यार कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देन यू विल सिंपली राइट एचसीएफ इज इक्वल टू 1। क्लियर एवरीवन? समझ आया? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता उनको, ठीक है। तो जब भी कुछ कॉमन ना आए तो एचसीएफ 1 होता है। क्लियर? एक कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और सबका मालिक एक, ठीक है। तो इनके विचारों के कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इनका भगवान है और सबका मालिक एक है, तो एचसीएफ इनका 1 हो जाएगा। क्लियर? अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था? जो चीज़ कॉमन होती है वो हमेशा एक बार लिखी जाती है, ठीक है। अब देखो विचारों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, राइट। तो कॉमन तो है नहीं कुछ। अब कॉमन के अलावा जो जो चीज़ बच गई, क्या क्या बचा है कॉमन के अलावा? तो ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो आपका मल्टीप्लाई करते हैं 17 इंटू 23 इंटू 29, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 11,339। क्लियर एवरीवन? समझ आया? एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, जब हमें एचसीएफ निकालना हो और कुछ भी कॉमन ना आए तो हमेशा एचसीएफ आपका 1 होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और तब एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो जो नंबर है उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इन विचारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो जो जो नंबर थे सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा इस वाले पार्ट के अंदर। क्लियर? चलो अब चलते हैं गाइज हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 3। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो थर्ड पार्ट के अंदर देखो हमें क्या क्या नंबर दे रखे हैं। पहला नंबर है 8, दूसरा है 9, तीसरा है आपका 25। तो सिमिलरली इसके अंदर भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे? ये 2 से डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा, फिर 4 आपका फिर से 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब सिमिलरली 9 के भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3 से डिवाइड होगा ये, और 3 से डिवाइड होगा। तो 9 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे? 3 इंटू 3।
अब देखो यहाँ पे गाइज मैंने ना बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। मैंने आपको देखो बताया था ना, हमेशा कोशिश ये करना कि सेम चीज़ के नीचे सेम चीज़ लिखें, ठीक है। उससे क्वेश्चन आपका एक तो थोड़ा सा सुंदर दिखेगा और आपको ना कॉमन लेने में भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। लिखने को आप इसको आगे भी लिख सकते हो, लेकिन फिर है ना कॉमन लेने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि हमेशा ट्राई करना सेम चीज़ के नीचे ही सेम चीज़ आप लिखो। क्लियर, ठीक है। अब सिमिलरली हम 25 के भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 25 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 से डिवाइड होगा, तो 25 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, 5 × 5। क्लियर। अब देखो इन तीनों के अंदर फिर से कुछ भी कॉमन नहीं आया। ऊपर वाले के अंदर सारे 2 हैं, बीच वाले के अंदर सारे 3 हैं, नीचे वाले के अंदर सारे 5 हैं। तो मैंने देखो पिछले पार्ट में आपको बताया था ना कि जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तब हमारा जो HCF है वो कितना होता है, जब कुछ भी कॉमन आए तो HCF हमारा सिंपल 1 होता है। क्लियर। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब सिंपल सी बात है, इन विचारों के अंदर कुछ कॉमन तो है ही नहीं, राइट। जब भी कुछ कॉमन ना हो और एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सिंपल जो जो प्राइम फैक्टर है सबको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर में देखो 8 के प्राइम फैक्टर क्या क्या थे, 2 × 2 × 2, ठीक है। 9 के प्राइम फैक्टर क्या थे, 3 × 3, और 25 के प्राइम फैक्टर क्या थे, 5 × 5। तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब भी कुछ कॉमन आए ना तो बच्चे डर जाते हैं। इनफैक्ट जब कुछ कॉमन नहीं आता तो क्वेश्चन उल्टा इजी हो जाता है, ठीक है। जब भी कुछ कॉमन आए तो HCF हमारा 1 हो जाएगा और एलसीएम में क्या करेंगे, हम जितने भी प्राइम फैक्टर है सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 1800। क्लियर एवरीवन। तो समझ आया आपको। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को कर सकते हो। मैं एक बार फिर से देखो इंपॉर्टेंट चीज रिपीट कर देता हूं, जब भी आपका कुछ कॉमन ना आए ना तब HCF आपका 1 होता है और एलसीएम में जितने भी प्राइम फैक्टर है सबको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। होप करता हूं यार ये आपको जो तीनों के तीनों पार्ट है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखो यार मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है एंड मेरे को लगता है यार समझ आ ही गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरीके की, आप मेरे को बेझिझक बिना किसी टेंशन के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपकी डाउट को चुटकियों में सोल्व कर दूंगा, ठीक है। हालांकि मेरे को पता है तुम्हें समझ तो आ ही गया है। और अगर आपको यार क्वेश्चन समझ आ गया है तो यार प्लीज यार वो लाइक वाला जो बटन दबा दो ना, किसका वेट कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो ताकि ये जो वीडियो है ना यूट्यूब और भी ज्यादा प्रमोट करे और इस वीडियो से और भी बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके। और यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको पता है मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो क्या होगा, जब मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जाते जाते यार वीडियो को शेयर वगैरह कर देना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ताकि उनको भी ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपकी क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाला हूं। देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर है ना बस एक छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो चीज आपको पता होगी ना तो ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में हो जाएगा। और देखो वो जो छोटी सी चीज है वो क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले एक बार देख लेते हैं कि यार इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है गिवन दैट HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 9। तो यहाँ पे आपको इन 2 नंबर्स का HCF जो है ना वो आपको 9 दे रखा है और हमें निकालना क्या है, हमें इन 2 नंबर्स का एलसीएम निकालना है। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया एलसीएम निकालना तो बहुत आसान है, सिंपल हमें 2 नंबर दे रखे हैं इनका हम एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ना इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकालना, हमें जो एलसीएम निकालना है ना वो हमें इस HCF का यूज करके निकालना है। तो अब HCF का यूज करके कैसे एलसीएम निकालते हैं मैं बताता हूं। आपकी ना एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है वो मैं बताता हूं आपको, कि अगर मैं HCF को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ना तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर मैं HCF को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ना तो वो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर के इक्वल आएगा। क्लियर। अब देखो HCF तो मेरे को दे रखा है, कितना है HCF हमारा, HCF हमारा 9 है और एलसीएम मेरे को निकालना है। तो एलसीएम की जगह मैं एलसीएम ही लिख देता हूं क्योंकि वो मेरे को निकालना है, राइट। अब मेरा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर मेरा 306 है और सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर मेरा 657 है। सिंपल पुट कर देंगे तो फर्स्ट नंबर मेरा 306 है और सेकंड नंबर मेरा 657 है। क्लियर। अब देखो मेरे को एलसीएम निकालना है, इसका मतलब लेफ्ट साइड सिर्फ मैं एलसीएम को रखूंगा और एलसीएम के अलावा लेफ्ट साइड जो भी चीजें है ना वो आपकी सिंपल
राइट साइड में चली जाएंगी, राइट। तो मैं लेफ्ट साइड में एलसीएम रखता हूं और ये जो 9 है ये मेरा राइट साइड चला जाएगा। तो देखो लेफ्ट साइड में जो 9 है वो आपका मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो यहाँ पे जस्ट हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और ये जो हमारा 9 है ना, ये हमारा 306 को कट कर देगा। कितने पे कट करेगा? ये हमारा कट कर देगा इसको 34 पे कट कर देगा, राइट। ठीक है, अब लिखेंगे आगे एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 22,338 आएगा। बस ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको बस ये रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर मैं एचसीएफ को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किसके इक्वल होता है? वो हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के इक्वल होता है। क्लियर। अगर आपको ये चीज पता होगी तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। क्लियर, आपको अच्छे से समझ आया? तो देखो यार बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। बाकी यार मैं इस टाइप की जो वीडियोस है वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, तो प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और जाते जाते यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि इस वीडियो को यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की इस वीडियो से हेल्प हो सके। और यार हो सके तो प्लीज 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 इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि ये जो वीडियो है ना ये आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट की भी हेल्प कर सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपकी क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाने वाला हूं। तो देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट है ना बहुत ज्यादा अटपटी लगती है बच्चों को, लेकिन एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ईजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो देखो यार मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यार क्वेश्चन में हमें समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। पहले तो यार मेरे को ये बताओ कि आपके आखिर नेचुरल नंबर होते कौन से हैं। अब देखो मान लो कोई सेकंड क्लास का बच्चा है, ठीक है, उससे मैं ये बोलता हूं कि तू गिनती सुना, मतलब काउंटिंग सुना। तो वो जब काउंटिंग सुनाएगा तो वो कैसे सुनाएगा? 1 2 3 4 ऐसे सुनाएगा ना। क्या वो 0 से स्टार्टिंग करेगा? नहीं, नेचुरली उसके मुंह से है ना काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो आपके 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाए, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं? अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, होल नंबर मतलब सारे नंबर। अब जहां पे सारे नंबर्स की बात आ गई वहां पे तो 0 आएगा ही, राइट। तो ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। और होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स में आपका 0 भी इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। और ये आपके क्या हैं? ये आपके होल नंबर्स हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमसे एक्चुअली बोला क्या गया है कि हमें बोला गया है कि अगर मैं 6 की पावर n लेता हूं, और n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि n की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं? n की जगह आप 1 पुट कर सकते हो, n की जगह आप 2 पुट कर सकते हो, n की जगह आप 3 पुट कर सकते हो, ऐसे चलते जाओगे, ठीक है। तो हमें n की जगह जस्ट नेचुरल नंबर पुट करने हैं। अब मेरे को ये बताओ 6 की पावर 1 क्या होता है? 6 की पावर 1 6 हो जाएगा। 6 की पावर 2 क्या होता है? 36 होता है। 6 की पावर 3 क्या होता है? ये हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे अगर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे तो 6 की पावर आप कुछ भी रख लो, लास्ट में आपका जो है ना वो हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 6 की मैं ऐसी क्या पावर पुट करूं कि मेरा ओपन करने पर लास्ट में जो लास्ट डिजिट है यानी कि जो एंडिंग डिजिट है ना, वो देखो इनका एंडिंग डिजिट 6 है। तो ऐसी n की पावर यानी कि 6 की पावर में ऐसी क्या पुट करूं कि एंडिंग डिजिट जो है वो 6 की जगह आपकी 0 आ जाए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो गए ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप 6 की पावर कुछ भी रख लो, लास्ट में हमेशा ना 6 ही आएगा, ठीक है। तो वैसे यहां से अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वही बात है ना, पेपर के अंदर तो हमें अच्छे से लिख के आना है। तो अब आपको कंसेप्ट तो समझ आ गया ना कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 6 की पावर में ऐसी क्या पुट करूं कि आपका जो एंडिंग डिजिट है वो 0 आ जाए।
अब देखो क्वेश्चन है ना बहुत स्मार्ट तरीके से बोला गया है, हमें सिर्फ है ना नेचुरल नंबर पुट करके दिखाने हैं, यानी कि जो हम पावर लेंगे ना वो सिर्फ नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर हमसे क्वेश्चन में है ना नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर पुट करने के लिए बोला जाता ना तो ये क्वेश्चन यस हो जाता। कैसे? क्योंकि होल नंबर के अंदर तो जीरो भी आता है, यानी कि हम 6 की पावर जीरो भी पुट कर सकते हैं, राइट। और 6 की पावर जीरो क्या होती है? जीरो। तो ये देखो ये अब जीरो पे एंड हो गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें बहुत स्मार्ट तरीके से होल नंबर नहीं बोला गया है, हमें नेचुरल नंबर बोला गया है। तो मेरे ख्याल से यार आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कि आखिर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्लियर? क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत जो बच्चों को इस क्वेश्चन में आती है ना, उनको आखिर क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, वो 6 की पावर n देख के ना घबरा जाते हैं कि यार ये क्या चीज पूछ ली हमसे। क्वेश्चन है ना बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस क्वेश्चन को आप पेपर में कैसे लिख के आओगे, क्योंकि देखो यार इन द एंड जो नंबर है ना वो आपको पेपर में लिखने के मिलेंगे, राइट। अब आपको समझ आया है, ये एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ चुका है? वो तो आपको उसको पूरा क्वेश्चन लिख के सोल्व करके दिखाना पड़ेगा ना। तो चलो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूं कि हमें अगर ये क्वेश्चन हमारा पेपर में आ जाए तो आखिर हम लिखेंगे कैसे। यहां पे देखो आपको ना एक छोटी सी चीज और पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है ना तो वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहां पे 2000 लिख देता हूं। अब देखो इसका लास्ट डिजिट 0 है तो ये जो 2000 है ये डिविजिबल बाय 10 है, राइट, डिविजिबल बाय 10 है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो आपका 10 से डिविजिबल होगा। और एक और कंसेप्ट होता है, कोई भी नंबर अगर 10 से डिविजिबल है यानी कि वो आपका 2 एंड 5 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? आया समझ आपको? देखो 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 10 के दो फैक्टर होते हैं, 2 एंड 5। ठीक है, तो अगर कोई चीज 10 से डिवाइड हो रही है ना तो वो चीज उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी, ये गारंटी है। समझ में आया कंसेप्ट? तो अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है यानी कि वो 10 से डिवाइड हो सकता है, और अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है तो ऑब्वियसली बात है वो 2 और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो आपका 2 से भी डिवाइड होगा और वो आपका 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि हम इसको अगर सिंपल भाषा में बोले यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है उसके फैक्टर 2 एंड 5 भी होंगे। क्लियर? आया समझ कंसेप्ट? ठीक है, अब ये जितनी भी मैंने आपको रामायण समझाई है ये मैंने आपको क्यों समझाई है अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो हमें ये दिखाना है कि 6n जो है ना उसके 2 एंड 5 फैक्टर नहीं हो सकते। अब ऑब्वियसली बात है अगर 6n के 2 एंड 5 फैक्टर नहीं हो सकते इसका मतलब ये 6n जो है ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, राइट। जिस चीज के फैक्टर 2 एंड 5 होंगे वही चीज तो 10 से डिविजिबल होगी, राइट। अब 6n जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इसके लास्ट में जो 0 डिजिट है वो आ ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में उसी के 0 डिजिट आता है ना जो 10 से डिविजिबल है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि 6n के फैक्टर जो हैं वो 2 एंड 5 नहीं है तो क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर 6n के फैक्टर 2 एंड 5 नहीं है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं है, अगर वो 10 से डिविजिबल नहीं है तो उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो ही नहीं सकता। कंसेप्ट समझ आ गया आपको? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन को लिख के समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपको पता है इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से एंड हो रहा है वो विल बी डिविजिबल बाय 10, राइट। कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से एंड हो रहा है वो 10 से डिविजिबल होगा, राइट। मीन्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5, डिविजिबल बाय 2 एंड 5। अगर कोई चीज 10 से डिविजिबल है तो मतलब 2 एंड 5 से भी डिविजिबल है, और डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि उसके फैक्टर 2 एंड 5 होंगे। सो इट्स फैक्टर विल बी, फैक्टर बोलूँ, चलो फैक्टर्स बोल देता हूं, इट्स फैक्टर्स विल बी 2 एंड 5, राइट। कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में 0 डिजिट आएगा उसके फैक्टर 2 एंड 5 होंगे ही होंगे। और अगर 6n के फैक्टर 2 एंड 5 नहीं है
इसका मतलब 6n का जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता। चाहे n की पावर तुम दुनिया भर की कोई भी रख लो, बस वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बट फैक्टर्स ऑफ 6n आर नॉट 2 and 5। लेकिन 6n के जो फैक्टर है वो 2 and 5 नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैं दिखाता हूं। 6n को मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 3 raised to power n तो चली रही है अपनी, राइट, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। इसका मतलब 6 raised to power n के जो फैक्टर है ना वो 2 और 3 है। और फैक्टर मैंने क्या बोला था, क्या होना चाहिए, 2 and 5 होना चाहिए, राइट। देखो 2 तो दोनों के अंदर है, 2 फैक्टर है, लेकिन 5 भी तो होना चाहिए ना, 5 तो नहीं है। क्लियर, इसका मतलब 6n के जो फैक्टर है 2 and 5 नहीं है। और मैंने क्या बोला था, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आएगा उसके फैक्टर 2 and 5 होना कंपलसरी है, राइट। तो यहां पे सिंपल लास्ट में आप लिख देना, सो 6n कांट एंड बाय डिजिट 0। क्लियर, आया समझ आपको। तो देखो यार, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये क्वेश्चन, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली और थोड़ा सा ना दिमाग से समझने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया अच्छे से, ओके। तो यार अगर फिर भी आपको कोई डाउट है ना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बिंदास अपनी जो डाउट है वो पूछ सकते हो। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी डाउट होगी ना वो मैं कमेंट सेक्शन में ही सोल्व कर दूंगा। ठीक है, और बाकी यार आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, और जितने भी आपके मुश्किल क्वेश्चन है ना उनको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं अगली क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूं ना तो आपको पता चल जाए। और गाइस जाते जाते यार वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, उससे क्या होगा, हमारा जो वीडियो है ना यूट्यूब थोड़ा सा और प्रमोट करेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाएगी इस वीडियो से। और जाते जाते यार प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपकी क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों को दिखने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है एक्चुअली में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो आपको ना मैं एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे ये जो क्वेश्चन है ना आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो यार पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। देखो यार पहले तो बच्चों को ना यही नहीं पता होता कि आखिर कंपोजिट नंबर होते क्या है। तो देखो प्राइम नंबर तो तुम्हें पता है ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। तो मेरे ख्याल से प्राइम नंबर तो आपको पता होगा। तो अब ये समझ लो जितने भी आज तक नंबर बने हैं ना उसमें से प्राइम नंबर को हटा लो, और जो जो नंबर बच गए ना वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। सिंपल, इतना इजी तरीके से मैंने बता दिया। यानी कि जो जो नंबर प्राइम नंबर होते हैं ना उनको छोड़ के जितने भी नंबर बच गए वो सारे कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो 4 है ये कंपोजिट है, ठीक है, 6 हो गया, आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब देखो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है और ये नंबर प्राइम नंबर है, तो ये मान लो प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर बच गए वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर, तो बेसिकली आपको ये प्रूव करना है कि ये नंबर आपके कंपोजिट नंबर है। तो एक तरीके से अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये नंबर आपके प्राइम नंबर नहीं है, तो अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि ऑप्शन तो दो ही है ना, या तो कोई नंबर प्राइम नंबर हो सकता है या फिर कंपोजिट होगा, दो ही ऑप्शन है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि भाई साहब ये प्राइम नहीं है, तो अगर ये प्राइम नहीं है तो क्या ऑप्शन बच गया, ये कंपोजिट है। सिंपल, आया समझ आपको, क्लियर। तो आपको कंसेप्ट समझ आया कि अब इनको हम कंपोजिट कैसे प्रूव करेंगे, हम इनको ये दिखा देंगे कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर, अब ये बताओ कि किसी भी नंबर को अगर मेरे को ये दिखाना हो कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है तो कैसे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जो 9 है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि भाई जो 9 है ये प्राइम नंबर नहीं है, कैसे बताओगे। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर की तो डेफिनेशन ये होती है ना कि उसके दो फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है, इस बेचारे के दो ही फैक्टर होंगे,
कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो ये खुद होगा और एक 1 होगा, तो इसके दो ही फैक्टर हैं, यानी कि ये जो 5 है ये दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, या तो 5 को 1 डिवाइड कर सकता है या फिर 5 को खुद 5 डिवाइड कर सकता है। कोई और नंबर है ही नहीं जो 5 को डिवाइड कर पाए। इसका मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड कर पाए, लेकिन कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनको दो से ज्यादा नंबर डिवाइड कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जो 9 है इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, 9 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, 9 को आपका 9 खुद भी डिवाइड कर सकता है। तो देखो 9 को 3 नंबर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 5 को दो ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मेरे को इनको कंपोजिट प्रूव करना है, तो अगर मैं इनको ये दिखा दूं कि भाई इन नंबर्स को दो से ज्यादा नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, राइट, और प्राइम नहीं है तो मतलब कंपोजिट है। कंसेप्ट समझ आया? तो अगर किसी भी नंबर को आपको कंपोजिट प्रूव करना है तो बस ये दिखा दो कि भाई इन नंबर्स को दो से ज्यादा नंबर डिवाइड कर सकते हैं, और जिनको दो से ज्यादा नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। कंसेप्ट समझ आया? फॉर एग्जांपल जैसे 10 है, 10 को देखो बहुत सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 को ऑब्वियस सी बात है 10 खुद डिवाइड कर सकता है, 10 को 5 डिवाइड कर सकता है, 10 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 10 को 1 भी डिवाइड कर सकता है। तो देखो दो से ज्यादा नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं, तो ये 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो वो नंबर जिनको दो से ज्यादा नंबर डिवाइड कर पाए उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और एक और बात याद रखना, कंपोजिट नंबर्स को लिखने का ना एक सिंपल तरीका होता है, मैं बताता हूं। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा ना वो देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 5, राइट। तो दो से ज्यादा नंबर आए हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन प्राइम नंबर को देखो 5 है, 5 इंटू 1, बस दो ही नंबर है। तो प्राइम नंबर में है ना दो ही नंबर में लिखा जा सकता है, लेकिन कंपोजिट नंबर्स में दो से ज्यादा नंबर आते हैं। इसीलिए अगर मैं इनको ये दिखा दूं कि भाई इनको लिखने का जो तरीका है ना वो दो से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर होंगे। क्लियर? अब देखो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं कि आखिर इसको पेपर में लिखोगे कैसे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं, एक ये और एक ये। तो पहले हम ये वाला उठा लेते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू, अरे इंटू नहीं है यहाँ पे प्लस है, सॉरी, यहाँ पे प्लस 13 है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इतने आगे में भी 13 है और लास्ट में भी 13 है, तो 13 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 13 में एक काम करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 7 इंटू 11 प्लस 1। क्लियर? थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1, और 13 इंटू 78 आ गया। और 13 इंटू 78 कितना होता है, ये होता है आपका 1014। क्लियर? तो ये मेरा सोल्व करने पर कितना आ गया, 1014। तो अब अगर मेरे को 1014 को कंपोजिट दिखाना है, यानी कि 1014 को मैं दो से ज्यादा नंबर्स में स्प्लिट करके लिख सकता हूं, राइट। मानते हो ना? तभी तो कंपोजिट होगा ना, वरना अगर दो में लिखूंगा तो ये प्राइम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं दिखाऊंगा आपको कि 1014 को जो है ना वो दो से ज्यादा नंबर्स में स्प्लिट करके लिखा जा सकता है। तो 1014 को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, राइट। अब ये स्प्लिट करना वगैरह तो आपको पता होगा ना कैसे स्प्लिट करते हैं। अगर नहीं आता तो चलो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। किसी भी नंबर को स्प्लिट करने के लिए आप उसकी सिंपल प्राइम फैक्टर निकाल लो। 1014 को 2 से डिवाइड करोगे वगैरह वगैरह करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट वाली जो नंबर है एक्चुअली में वो ये आएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से किसी भी नंबर को हम स्प्लिट कर सकते हैं ये प्राइम फैक्टर वाला मेथड यूज करके। क्लियर? तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे 1014 को मैंने कितने नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, आप देखोगे तो 4 नंबर में स्प्लिट कर दिया। और आपको मैंने बताया था ना कि अगर दो से ज्यादा नंबर्स में स्प्लिट कर पाएंगे तो दैट विल बी कंपोजिट। क्लियर? तो इसलिए आप लास्ट में लिख दोगे एज 1014 हैज मोर फैक्टर्स। ठीक है, मोर फैक्टर्स, इस एक टर्म को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, हैज मोर फैक्टर्स देन 2, so it is composite number। क्लियर आया समझ आपको? तो पहला पार्ट मैंने देखो कंपोजिट आपको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, देखो यार मैं थोड़ा सा ना बाकी टीचर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो समझाता हूँ। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई आप तो बहुत स्लो पढ़ाते हो, बट यार देखो मैं ना बहुत टॉपिक के बिल्कुल ना डीप में चला जाता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि यार अगर बच्चा 10 छोटी छोटी वीडियो देख रहा है ना, उससे बढ़िया है कि एक बड़ी वीडियो देख ले। मेन ये नहीं है कि वो कितनी वीडियोस देख रहा है, मेन ये है कि चाहे वो एक ही वीडियो देखे लेकिन कंसेप्ट जो है ना वो इसके दिमाग में इस तरीके से घुस जाए कि यार वो पूरी उम्र कभी भूल ही ना पाए।
अगर अब तुम्हें लाइफ में कभी भी है ना कंपोजिट नंबर प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो तुम चुटकियों में कर दोगे, क्योंकि तुम्हें क्या करके दिखाना होगा कि भाई कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, इसका मतलब कि उस नंबर को हमें 2 से ज्यादा नंबर्स में स्प्लिट करके दिखाना है, दैट्स इट। अब देखो ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये भी देखो तुम बहुत चुटकियों में कर लोगे। तो सेकंड नंबर को भी हम चुटकियों में सोल्व करके देखते हैं। n2 4 n2 3 n2 2 n2 1 + 5। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ बोलेंगे कि भैया यहाँ पे क्या हमें 5 कॉमन लेना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई तुम्हें 5 कॉमन लेना ही लेना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके इनको सोल्व करने के बाद जो नंबर आएगा ना, उसको भी स्प्लिट करके दिखा सकते हो, वो भी चलेगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें बिना कॉमन लिए सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर है ना बोलते बोलते हैं करके नहीं दिखाते, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इनको यार मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 5040 और साथ में +5 है, तो ये आ गया टोटल आपका 5045। ठीक है, तो मैंने देखो बिना कॉमन लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा सोल्व करने पर ये नंबर आ गया। अब मेरे को इसको कंपोजिट प्रूव करके दिखाना है, मतलब इसको मुझे 2 से ज्यादा नंबर्स में स्प्लिट करके दिखाना होगा। तो आपको पता है ना स्प्लिट कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया था ना स्प्लिट करते कैसे हैं। अब 5045 आया है, तो 5045 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिट करके देखेंगे कि इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं, और ऑब्वियस ही बात है 2 से ज़्यादा ही फैक्टर बनेंगे। क्लियर। तो 5045 जो है वो आपका 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये आपका डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड जाएगा ये आपका 1009 पे, और जो 1009 है ना वो खुद एक प्राइम नंबर है। तो हम 5045 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1009। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे 2 फैक्टर आए हैं, 2 फैक्टर है मतलब ये प्राइम नंबर है। ऐसा नहीं है, जो 1 है ना वो हर किसी का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे ना 1 भी लिखोगे। ठीक है, चाहे देखो प्राइम नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 11 जो है प्राइम नंबर है, तो 11 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, 11 और 1। तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 × 1। तो देखो 1 तो यहाँ पे भी लिखा गया है ना, तो 1 तो भाई आएगा ही आएगा, चाहे प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, 1 आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे 11 है, 11 प्राइम नंबर था, उसमें भी देखो 1 आया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कंपोजिट नंबर ले लेता हूँ, जैसे 4 ले लेता हूँ। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 1। तो देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, राइट। तो 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये कंपोजिट नंबर है तो यहाँ 1 नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, 1 तो आएगा ही आएगा। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो यहाँ पे आपके 3 फैक्टर बन गए, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एज 5045 हैज मोर देन। देखो यार ये राइट वाली चीज आपको नोट डाउन नहीं करनी है, ठीक है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, एज 5045 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर। सिंपल, आया समझ आपको कंसेप्ट? ओके। तो देखो यार बहुत ही वैसे तो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि भैया इतना छोटा सा क्वेश्चन था, आपने तो पूरा लंबा बना दिया। ऐसा नहीं है यार, ठीक है। बात ये नहीं है कि ये वीडियो कितनी लंबी बनी है, बात ये है कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, वो मेन है। ठीक है, अब 10 तुम अलग अलग छोटी छोटी वीडियो देख लो, समझ नहीं आ रहा तो क्या फायदा है फिर वो, राइट। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि यार बच्चा एक ही वीडियो देखे और उसका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। तो होप करता हूं यार ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया ना तो किसका वेट कर रहे हो यार, जल्दी से वो लाइक बटन दबा दो ना, क्योंकि जब तक तुम लाइक बटन दबाओगे नहीं ना तब तक यूट्यूब को पता नहीं चलेगा कि यार मैं कितना बढ़िया पढ़ाता हूं। तो लाइक बटन दबाओ ताकि इस वीडियो को यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, और चैनल को तो यार बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो क्या होगा, मैं जब भी अगली वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और जाते जाते यार वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उनकी भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा। देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, बट एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। और यार मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ये जो क्वेश्चन है ना आपकी इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। बट आपको डरने की
की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको इस क्वेश्चन को ना बहुत ही इजी तरीके से समझा देता हूं। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक रास्ता है जो कि सर्कल की फॉर्म में है। ऐसे सोच लो एक रोड है जो कि सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सोनिया जो है ना वो उस सर्कल का एक चक्कर लगाती है। उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगती है, ठीक है। एंड एक और लड़का है जिसका नाम रवि है, रवि भी है ना उस सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाता है, लेकिन रवि को चक्कर लगाने में सिर्फ 12 मिनट लगती है। तो इससे क्या पता चला कि सोनिया जो है वो 18 मिनट लगा रही है चक्कर लगाने में, एंड वहीं पे जो रवि है ना उसको सिर्फ 12 मिनट लग रही है। तो ऑब्वियस ही बात है जो सोनिया वो ज़्यादा टाइम लगा रही है, यानी कि सोनिया की स्पीड स्लो है, और जो रवि है वो हमारा सर्कल को जल्दी कंप्लीट कर रहा है, मतलब रवि जो है वो फास्ट दौड़ रहा है, राइट। तो अब हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों क्या करते हैं, सेम टाइम पे सेम पॉइंट से भागना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो ये है, ठीक है, यहां से आपका रवि दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, और इसी सेम पॉइंट से आपकी जो लड़की सोनिया है वो भी दौड़ना स्टार्ट करती है। बस फर्क क्या है कि रवि को पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं, एंड वहीं पे सोनिया को पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं, राइट। यानी कि सोनिया की स्पीड स्लो है, क्योंकि सोनिया जो है वो पूरा सर्कल को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगा रही है। तो थोड़ा सा यार यहाँ पे ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर तुम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। देखो अब ऑब्वियस ही बात है रवि की स्पीड फास्ट है, तो जब रवि पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ से उसने भागना स्टार्ट किया था, पूरा सर्कल कंप्लीट करने पे वो वहीं पे आ जाएगा वापस जहाँ से उसने भागना स्टार्ट किया था। जब रवि पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो बेचारी जो सोनिया है, क्योंकि सोनिया थोड़ा स्लो भाग रही है, तो सोनिया जो है वो कहीं पीछे रहेगी, राइट। लेकिन कभी ना कभी तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जब ये दोनों भागते हुए दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमें यही चीज़ निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखोगे ना, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें क्वेश्चन में यही निकालना है कि आखिर कितने मिनट बाद ये दोनों जो बच्चे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। हमें वो मिनिमम टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर कंसेप्ट समझ आया आपको क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमें जो जो चीज़ें दे रखी है ना, एक काम करते हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया इन 1 राउंड। जो सोनिया है वो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स, राइट। सिमिलरली टाइम टेकन बाय रवि इन 1 राउंड, रवि को एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। तो एक चीज याद रखना यार, देखो इस क्वेश्चन में ना बच्चों को पता है क्या दिक्कत आती है, उनको ना समझ नहीं आता कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। तो इसका ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट ऐसे वर्ड दिए हो ना कि आपको कोई ग्रेटेस्ट चीज निकालनी है या फिर हाईएस्ट चीज निकालनी है, तब आप क्या निकालोगे, तब आपको HCF निकालना है। HCF की अगर आप फुल फॉर्म भी जानते होगे तो आपको पता होगा ना HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF के अंदर ही हाईएस्ट वर्ड आ रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट वर्ड दे रखा हो तो आप HCF निकालोगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको मिनिमम या फिर स्मॉलेस्ट या फिर लोवेस्ट ऐसे वर्ड दे रखे हों, तब आपको क्या निकालना है, तब आपको LCM निकालना है। क्योंकि LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM की फुल फॉर्म के अंदर भी देखो लिस्ट वर्ड है। समझ में आया आपको कंसेप्ट। तो अगर कभी आपको ये 2 वर्ड दे रखे हो तो HCF निकालोगे, अगर आपको कभी ये इन तीनों वर्ड में से कोई वर्ड दे रखा हो तो आप LCM निकालोगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम निकालना है कि आखिर वो कम से कम कितना टाइम है जब ये दोनों मिलेंगे। देखो अगर ये बच्चे ऐसे भागते जाएं ये तो हर टाइम कभी ना कभी तो मिलते जाएंगे, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। अब देखो अगर ये बच्चे ऐसे भागते ही रहें तो कभी ना कभी ये मिलते जाएंगे, ऐसे तो हम ये हजारों बार मिल जाएंगे, राइट। लेकिन हमें ये नहीं बताना कि ये कितनी बार मिलेंगे, क्योंकि उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि जब तक ये भागना रोकेंगे नहीं ना तब तक ये मिलते ही जाएंगे। तो हमें हाईएस्ट नहीं निकालना, क्योंकि हाईएस्ट की तो यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट बार ये मिल सकते हैं, राइट। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें मिनिमम टाइम निकालना है। यानी कि स्टार्टिंग में जो सबसे पहली बार ये जब मिलेंगे ना
तब उस टाइम कितना टाइम हो चुका होगा, तो वो मिनिमम टाइम निकालना में, यानी कि हम इस क्वेश्चन के अंदर LCM निकालेंगे। क्लियर आया कंसेप्ट समझ आपको? तो यहाँ पे हमें मिनिमम टाइम निकालना है जिसमें ये मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बार तो ये भाई कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी बार भी ये मिल सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे एक्चुअली में LCM निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेक LCM। LCM ऑफ किसका LCM लेंगे? ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हमें मिनट निकालनी है, तो हम जो LCM लेंगे वो भी मिनट्स का ही लेंगे ना। तो यहाँ पे 2 मिनट है हमारे पास, एक 18 मिनट है, एक 12 मिनट है, ठीक है। तो हम 18 मिनट और 12 मिनट का LCM निकालेंगे। अब बहुत सारे बच्चे यार इसका LCM डायरेक्ट निकाल देंगे, बट आपके सिलेबस के अंदर एक ही तरीका है LCM निकालने का, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि यार आप डायरेक्ट LCM मत निकाल देना, आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकालना, क्योंकि वही अकेला एक ऐसा मेथड है जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो हम यहाँ पे 18 के और 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 3 से, फिर 3 से ये 1 पे, ठीक है। एंड सिमिलरली जो 12 है इसके भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2, 6, 2, 3, 3, 1। क्लियर है एवरीवन? तो यहाँ पे मैंने 18 के और 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब इसको मैं लिख लेता हूँ। तो हमारे 18 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है? 2 × 3 × 3। सिमिलरली 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है? 2 × 2 × 3। क्लियर? तो मैंने 18 और 12 के प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस ही बात है, एलसीएम में क्या करना होता है? एलसीएम में हमेशा जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लिखते हैं। तो पहले देखेंगे कि कॉमन कितनी चीज़ें हैं। तो देखो ये जो 2 है ये भी आपका कॉमन है, ठीक है। ये जो 3 है ये भी आपका कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 है ये देखो मैं एक ही बार लिखूंगा, ठीक है। और ये जो 3 है इसको भी देखो मैं एक ही बार लिखूंगा। और जो जो चीज़ें बच गई, अब बची हुई चीज़ें कौन कौन सी है? जैसे ये 3 है, 2 है, ये कॉमन तो थे नहीं, तो जो जो चीज़ बच गई वो भी लिखेंगे। तो ऊपर वाला 3 ले लेंगे एंड नीचे वाला 2 ले लेंगे। क्लियर? इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। अब देखो हमने मिनट्स का एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लेने के बाद भी जो चीज़ आएगी वो भी मिनट के अंदर होगी, राइट। यानी कि 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया जो है वो आपस में भागते हुए मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर? आया समझ आपको कंसेप्ट? अगर आप एक चीज़ और थोड़ा सा नोटिस करो ना, तो आपको एक बहुत ही गजब की चीज़ दिखेगी। यहाँ पे देखो 36 मिनट बाद ये मिल रहे हैं, यानी कि सोनिया देखो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, यानी कि 36 मिनट में सोनिया के कितने चक्कर हो चुके होंगे? सोनिया के 2 चक्कर हो चुके होंगे, यानी कि 2 राउंड हो चुके होंगे। और रवि जो है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है, यानी कि 36 मिनट में रवि के कितने चक्कर हो चुके होंगे? रवि के 3 चक्कर हो चुके होंगे। यानी कि जब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और जब रवि 3 चक्कर लगाएगा तब ये दोनों मिलेंगे। क्लियर? आया समझ? और अगर सोनिया मान लो 4 चक्कर लगाए और रवि 6 चक्कर लगाए तब भी मिलेंगे, राइट। अगर सोनिया 8 चक्कर लगाए और रवि जो है 12 चक्कर लगाए तब भी ये मिलेंगे। तो जब तक ये भागते जाएंगे तब तक ये मिलते जाएंगे। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन में हाईएस्ट नहीं निकालना था, राइट, क्योंकि मिलने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। अब 36वीं मिनट पे ये मिलेंगे, फिर ये 72वीं मिनट पे मिलेंगे, ऐसे ही मिलते जाएंगे। तो मैक्सिमम मिनट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। तो हमें मिनिमम मिनट निकालनी थी, इसीलिए हमें जब भी आपको मैंने बताया ना मिनिमम निकालना होता तो एलसीएम निकालते हैं। क्लियर? आया समझ आपको कंसेप्ट की? आखिर ये क्वेश्चन था क्या? देखो यार मैंने थोड़ा सा ना आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन को रट लेते हैं, और रटना बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चंस को, राइट। रटना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट को बिल्कुल डीपली जाके नहीं समझोगे तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हो गया ना, आपको पता है देखो 10th आपकी बोर्ड्स की है और क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आएंगे। ऐसा नहीं कि एज इट इज आपका पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन चेप के दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट। इसीलिए आपको कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूं रादर देन कि बच्चों को बस रटना सिखा दूं। क्लियर? तो होप करता हूं यार ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर यार ये जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ यार मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियोस अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और यार जाते जाते वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो से जो है और भी बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।